हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। इग्नू यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, अथवा वे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें अपने इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक वाला देश रहा है। जितना बड़ा और व्यापक भारत का इतिहास है, जो प्रत्येक भारतवासियों के जीवन में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि भारत का जो प्राचीन काल से आज तक की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और भारत में अनेकों राजवंशों ने अपना शासन स्थापित किया, और विभिन्न वंश जो भारत में स्थापित हुए वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा इस देश में लेकर आए। इन सभी राजवंशों की और भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय इतिहासकार अनेक स्रोतों के द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि अन्य लोगों को इनका ज्ञान प्रदान कर सके और अपने आने वाले भविष्य को सुधार सके। समय के साथ साथ प्राचीन काल से आज वर्तमान समय तक समय और काल क्रम बदलता रहा। प्रत्येक काल कर्मों में एक से एक विद्वान और यात्री भारत में भ्रमण करते रहे और भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश करी, और उन्होंने भारत के इतिहास और इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक में भारत का वृतांत लिखा, ताकि उस वृतांत से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको इनकी जानकारी मिल सके। विभिन्न विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जिन साधनों को अपनाया है, आते निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी अगर हम जानना चाहें तो उसके हमारे चार स्रोत हैं। हमने इतिहास की जानकारी नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी को जानने के लिए हमने चार वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें भारतीय प्राचीन इतिहास का पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड है विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा है धार्मिक साहित्य स्रोत, और चौथा है समसामयिक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम पुरातात्विक विभाग के द्वारा खोजी गई जो सामग्रियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और जबकि दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, जो भारत के तिब्बत, यूनान, चीनी जितने भी यात्री भारत में आए उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाना और अपने वृत्तांत जो लिखे हैं उसके बारे में हम इसके बारे में विदेशी यात्रियों के विवरण में जानेंगे। और तीसरा धार्मिक साहित्य, जितना भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म या रामायण महाभारत, वेद, वेदांत, ये सारी चीजें जो है धार्मिक साहित्य के स्रोत हैं, और इससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर है समसामयिक साहित्य स्रोत, जो कि कौटिल्य, चंद्र मौर्य, गुप्त वंश के बारे में हम इस स्रोतों के अंदर जानेंगे। चलिए इन चारों पॉइंटों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। बच्चों, पुरातात्विक स्रोत हमारे भारतीय इतिहास को जानने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम बात करेंगे अभिलेख के बारे में। तो बच्चों, अभिलेख होते क्या है और अभिलेख ने प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्रदान की। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी में अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये इतिहास को एक रूपता प्रदान करते हैं। उनसे बड़ी आसानी से काल और राजवंशों की तिथि आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख राजाओं की वंशावली, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति बताते हैं। अभिलेखों के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि स्तंभ लेख, शिलालेख और गुफा लेख। तो इस अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है सिक्के, जिन्हें हम मुद्रा भी कह सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्के यानी मुद्रा भी महत्वपूर्ण स्रोत है। 2006
ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें सिक्कों या मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। जिन मुद्राओं पर तिथि लिखी होती है उससे हमें काल कर्म को भी जानने में सहायता मिलती है। मुद्राओं से हमें राज्य की सीमाओं, उसके साथ साथ राजाओं की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जैसे समुद्रगुप्त की मोहरों से पता चलता है कि वे उच्च कोटि का राजा व संगीतक प्रेमी था और उन्हें दक्षिण और उत्तर के राजाओं को हराया। अब नेक्स्ट है स्मारक और अन्य स्रोत। जी, स्मारक ने भी भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। स्मारकों के द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारकों से मंदिरों, मठों, स्तूपों से भारतीय लोगों की भावनाएं और धर्म निष्ठा का पता चलता है और ये स्मारक देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं और इससे हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, तीसरा है अन्य स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का अन्य स्रोत भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त सभी सामग्रियों के साथ साथ मनके, औजार, मूर्तियां आदि वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं जिन्हें हम अन्य सामग्रियों में रखते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अगर ये सभी पुरातात्विक सामग्री नहीं होती तो हमें अपने इतिहास की लगभग जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसलिए अन्य स्रोत भी हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हमने बात करी पुरातात्विक सामग्रियों के बारे में, जो पॉइंटों को हमें अच्छे से तैयार करना है, जिसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक और अन्य सामग्रियों के बारे में पढ़ा। चलिए बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बात करते हैं कि जो भारत से विदेशी यात्री आए थे। इसमें सबसे पहला नाम है चीनी यात्री का। विदेशी यात्रियों में भारत में आने वाले चीनी यात्री भी अपना विशेष स्थान रखते हैं और इन यात्रियों ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। और फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त तृतीय के शासनकाल में भारत आया, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान की। तो चीनी यात्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट है हमारे फारस के यात्री। तो बच्चों, फारस के यात्री भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि फारस के भारत में आने वाले यात्रियों में फारस के यात्री भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। फारस के सम्राट डेरियस ने अनेक यात्रियों को भारत भेजा ताकि वो भारत की राज्य व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वो भारत के राजवंशों की ख्याति से बहुत ही आकर्षित थे। इसलिए उन्होंने, राजा डेरियस ने अपने अनेकों यात्रियों को भारत भेजा। भारत में आने के बाद उन्होंने भारत में बहुत कुछ देखा और अपनी पुस्तक यानी वृत्तांतों में भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है यूनानी यात्री। जी, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया और वे कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहा और उन्होंने चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था को बारीकी से अध्ययन किया और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के वृत्तांत के बारे में और चंद्रगुप्त के राज दरबार और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। जो इंडिका प्राचीन इतिहास यानी चंद्रगुप्त के इतिहास यानी चंद्रगुप्त के शासन काल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। यूनानी यात्रियों के जो वृत्तांत है उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा है मुसलमान यात्री। जी बच्चों, इसके अलावा भारत में अनेकों मुसलमान यात्री भी आए, जैसे कि भारत कुछ मुसलमान लेखक भी भारत आए, जिसमें अल बिरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर आदि है, जो कि आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। इन सभी मुसलमान यात्रियों ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और अपनी पुस्तक में भारत का वृत्तांत लिखा, जिसमें से अल बिरूनी की लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद महत्वपूर्ण है और इससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों धार्मिक साहित्य स्रोत के बारे में। अभी तक हमने 2 टॉपिक क्लियर करे, 2 वर्गों को हमने क्लियर करा। तीसरा धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ
धार्मिक साहित्य की ही बात करेंगे और धार्मिक साहित्यों से हमें अनेकों चीजें प्राप्त हुई है। जैसा कि धार्मिक साहित्य में पहला है हमारा वेद। जी, वेदों ने हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान की। जैसे ब्राह्मणीय साहित्य के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। आपको पता ही है वेद 4 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और इन वेदों में अपने अपने काल के बारे में बातें लिखी गई हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, जो वेद का अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है ज्ञान। वेदों की सहायता से हमें आर्यों के साथ उनकी धार्मिक और आर्थिक जीवन को जानने में विशेष जानकारी प्राप्त होती है और इन वेदों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी विस्तार से मिलती है। अब बात करेंगे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद जो है हमारे धार्मिक साहित्य स्रोत है। वेदों के बाद उपनिषद एक का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार रहस्यमय विद्या का ज्ञान गुरु के पास यानी समीप बैठकर मिलता है, उसे ही उपनिषद कहते हैं। और भारत के अंदर उपनिषदों की संख्या 108 बताई है और इस उपनिषदों के बारे में पढ़कर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, इसके बाद है वेदांत है। अगर हम बात करें सूत्र साहित्य के बाद, अगर वेदांत की बात करें, सूत्र साहित्य के द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। सूत्रों के 3 विभाग हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, जिससे हमें वैदिक मंत्र तथा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्राप्त होती है। तो इस सूत्र साहित्य के बाद हम बात करें वेदांत की। सूत्र साहित्य के साथ वेदांत का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी संख्या यानी वेदांत की संख्या 6 है, जिसमें 6 में शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष और कल्प आदि आते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं और पुराणों की संख्या भी बताई जाती है। चलिए बात करते हैं अब हम बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। तो बौद्ध धर्म यानी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण साहित्य की तरह ही बौद्ध साहित्य भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य के 3 भाग हैं, यानी इनके 3 पुस्तकें हैं, जातक, कथाएं, त्रिपिटक। ये सब साहित्य हमें बौद्ध साहित्य के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैन साहित्य भी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। जैन साहित्य में जैन पुस्तकें अंग, अगत आदि महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की घटनाओं के बारे में बताती है। तो ये बौद्ध धर्म और जैन साहित्य जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी बताते हैं और अपने जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कैसे बढ़ी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो ये हमने बात करी धार्मिक साहित्य के बारे में। अब बात करते हैं ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य स्रोत के बारे में। तो स्टूडेंट, ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य भी ऐतिहासिक साहित्य से इतिहास की विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने उसे सत्ता प्राप्त करने में अपनी सहायता प्रदान की और कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को स्थापित करने में और उसे शिक्षा देने में कौटिल्य का बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट है पंतजलि का महाकाव्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी पंतजलि से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट हर्षवर्धन के संबंध में हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। तो ये हमने जो बात करी, ये हमने ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य स्रोत के बारे में बात करी, जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समसामयिक साहित्य के बारे में ये जो हमने प्राचीन इतिहास के जो जानकारी के स्रोत जो है 4 वर्गों में बांटा था, उसको हमने विस्तार से पढ़ा। तो यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। तो यूनिट सेकंड की नहीं, हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं। हमारे